नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। मार्च अप्रैल आते ही परीक्षाओं का सीजन शुरू हो जाता है और उसमें भी बोर्ड परीक्षाएं, यानी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बोर्ड परीक्षाओं का नाम पढ़ते ही लोग ज़्यादा परेशानी से दिखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाली बातें करते हुए भी नजर आते हैं। जी हाँ, गुजरात बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है 28 मार्च से, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से सेकेंड टर्म शुरू हो रहा है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। अब जब ये परीक्षाओं के तारीख तय हो गई हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं शेड्यूल, तब हालात ये हैं कि मनोचिकित्सक के पास जाने वालों की संख्या अभिभावक और छात्र दोनों की बढ़ रही है। क्यों ऐसा होता है? क्यों बोर्ड परीक्षा से पहले परेशान होते हैं अभिभावक और छात्र? और आज जब हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई के आदी नहीं रहे। सुबह उठना समय पर है, यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना, ये सारी चीज़ों से बहुत दूर चले गए इन 2 सालों में। ऑनलाइन पढ़ाई की, लिखने की आदत ऑलमोस्ट छूट गई। कंपलसरी एक जगह पर बैठे रहने की जो स्कूल में आदत थी वो घर में रही तो सही, मगर जब उनका मन चाहा वो ऑफलाइन हो गए और उठ के रसोई में चले गए, कुछ खा लिया। इस तरह से बच्चों ने ये 2 साल पढ़ाई की है। 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों की बात करें हम तो वो पूरा साल घर पे पढ़े हैं और परीक्षा देने अब परीक्षा खंड में जाएंगे। इस बार ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो रही है, ऑफलाइन ही होने वाली है। और यही वजह है कि मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट के पास में कई सवालों के साथ पेरेंट्स और बच्चे जा रहे हैं। क्या सवाल हैं उनके, क्या सवाल उनको सता रहे हैं, किन परेशानियों से आज अभिभावक और छात्र गुजर रहे हैं, ये सब बातें आज होगी इस खास चर्चा में। और इन बातों पर कुछ अच्छे सुझाव लेकर हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर दीपल पटेल, मनोचिकित्सक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में दीपल मैम का 12 साल से अधिक का अनुभव है और उन्होंने पीएचडी की है टेस्ट एंजाइटी में। इसके बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ, टेस्ट एंजाइटी है क्या। बट अभी शुरू करते हैं। मैंने जैसे जिक्र किया मैम कि छात्र और अभिभावक मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं, आपके पास भी आए होंगे। क्या सवाल लेकर पहुंच रहे हैं, किन परेशानियों के साथ छात्रों को लेकर अभिभावक पहुंच रहे हैं आपके पास? Some common problems like overthinking, anxiety, depressive symptoms, self-harm ideations, substance abuse, withdrawal symptoms. So एक फोकस नहीं बैठ रहा कोई भी चीज़ पे, अपने खुद के थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रह रहा है। So ऐसे ही गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है इन दिनों ज़्यादा। जी, कोरोना काल का कितना असर नज़र आ रहा है, ये जितने भी सवाल लेकर आपके पास जब पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स? पोस्ट पैंडेमिक हमने देखा है कि ओवरऑल एक जो पैटर्न थी हमारी वो ही पूरी डिस्टर्ब हो गई है। राइट फ्रॉम स्कूलिंग से लेके जो फ्रेंड्स को मिलना, बिकॉज स्कूल्स में खाली पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अलावा जो रिसेस टाइम है, आते जाते टाइम जो बस में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, या टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ जो बात हो रही है, सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी कीप लर्निंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। वो पूरा एक्सपोजर ही गायब हो गया थोड़े टाइम के लिए और एक ही एक शक्ल देखना शुरू हो गया घर में। सो टॉलरेंस बहुत अफेक्ट हुआ है और वो टॉलरेंस कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी दिख रहा है। मतलब अभी उनको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने में भी जल्दी इंटरेस्ट नहीं बैठता है, एंड बिफोर दे स्टार्ट एंड गेट इनटू द प्रोसेस दे लाइक गिव इट अप कंप्लीटली कि छोड़ो, नहीं हो रहा है यार अपने से। जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि राइटिंग हैबिट्स, उसको लेकर बच्चे परेशान हैं और शायद यही वजह भी थी मैम कि बहुत समय तक ये विरोध होता रहा कि ऑफलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, ऐसे मेंटली प्रिपेयर भी थे बच्चे। तो उसके बारे में बताइए। या हमारे पास इंडिया में हर वैरायटी के बच्चे मिलते हैं। सो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो हमेशा आंदोलन के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं, दैट नहीं ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं, बिकॉज ऑनलाइन में जब आपने पढ़ा है
ऑफलाइन में आपको एग्जाम देनी है तो वो कितनी सीरियसनेस के साथ पढ़ा है, दैट इज अ क्वेश्चन. प्लस आपने सिर्फ सुनते गए आप लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे, नाउ यू हैव एब्सोल्युटली नो प्रैक्टिस अबाउट राइटिंग एनीथिंग. सो वो दोबारा जाके लिखना, एक जगह पे टिक के बैठना 3-4 घंटे, that again was something that the students were really bothered about. So students को offline mode में आने में जो transition period है, they enjoy the schooling process, they are enjoying the schools and colleges, normal जाना, lectures attend करना, but exams they prefer online. जी, बिकॉज वो ही सुन के हल्का फुल्का बोल दिया, वाइवा जैसा हो गया. सो ऑफलाइन में थोड़ी दिक्कत तो आ रही है उनको, बट वी आर प्रिपेयर्ड. बचपन से एग्जाम देने के लिए हमें बचपन से प्रिपेयर किया गया होता है. सो वो हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. हाँ, ये पॉजिटिव मुद्दा है. पेरेंट्स क्या सवाल लेकर आ रहे हैं? ये तो बात हुई छात्रों की. पेरेंट्स के मन में क्या सवाल हैं? काफी पेरेंट्स तो मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं कि आप मेरे बच्चे के साथ बैठिए आधा एक घंटा और हमें बताइए कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, बिकॉज दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि बच्चे की पढ़ाई का स्टेटस क्या है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन में. बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता था, टीचर आपको अपडेट करती रहती थी एज पेरेंट्स. पीटीए मीटिंग्स होती है, रिजल्ट्स आते हैं, फ्रेंड्स बता देते हैं. लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो गया, आपको लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बट बच्चा पता नहीं दूसरी कोई स्क्रीन पे क्या कर रहा है. सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट द चाइल्ड हैज बीन फोकस्ड अपॉन. सो पेरेंट्स को वही क्वेश्चन लगता है कि सबसे पहले मेरे बच्चे की पढ़ाई चल कैसी रही है. दूसरा उनका एक ही डायलॉग होता है कि पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, पता नहीं क्या कर रहा है. सो आर दे स्टडिंग, चिड़चिड़ा हो गया है, बात नहीं कर रहा है घर में, रूम में बैठा रहता है. सो जितने एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज थे वो धीरे धीरे इंट्रोवर्जन की तरफ जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स. सो पेरेंट्स के ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं. ये अभिभावक की परेशानियां हैं जो आपने बताई. आपने कहा कि हम बचपन से आदी हैं परीक्षा को लेकर, कि छोटा अगर प्री स्कूल में भी है तो भी उसको कहा जाता है एग्जाम है, ठीक है. बट बोर्ड एग्जाम की बात करें, इतना बड़ा हवा जो खड़ा हुआ है, उससे उस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं? बोर्ड एग्जाम, यू नो व्हाट आई थिंक, कि आप 5-6 साल के बच्चे को पूछो कि बड़े होने के बाद बोर्ड एग्जाम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या आप किसी 50-60 साल के किसी सर से या मैम से पूछिए कि आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या लगता है. आई एम श्योर एक भी पॉजिटिव मेमोरी नहीं आएगी. So when you think of cake, you're not thinking about anything negative. When you think about plants, it's all positive. But when you think of board exam, वो बचपन से हुआ बनाया गया है. हमको 8th स्टैंडर्ड से कहा जाता है 2 साल बाद बोर्ड है. इनफैक्ट जैसे ही तुम 10th में आ रहे हो, 12th में आ रहे हो, बच्चा ना कोई शादी अटेंड कर सकता है, ना कोई फंक्शन में जा सकता है, ना कोई मूवी के लिए. Because the moment you go in a function, आप कुछ खाने की प्लेट लोगे and there'll be some random uncle who'll come up to you and like, अरे बेटा तुम तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना इस बार. So you'll feel like कि मैं खाना खाऊं कि घर जाऊं, क्या करूं. So we stop living life. एंड हमने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ नॉर्मलसी का कॉन्सेप्ट हटा दिया. सो व्हेन वी टॉक ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, हम हर चीज हुआ बना देते हैं जितनी भी उसके इर्द गिर्द है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही बच्चा 9th पास करेगा, 10th में आएगा, हम वेकेशन पे जाना बंद कर देंगे. या फिर हम घर का माहौल बदल देंगे कि आवाज मत करो, बच्चा पढ़ रहा है. यू नो व्हाई, लेट हिम बी डिस्टर्ब्ड अ लिटिल, उसको आदत होनी चाहिए. देन हम कोई भी चीज में, तेरी बोर्ड एग्जाम है, कैसी चल रही है पढ़ाई, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द, कितना ज्यादा हुआ है. द ओनली डिफरेंस इज आप वही एग्जाम दे रहे हैं लेकिन कोई दूसरे स्कूल में जाके या दूसरी जगह पे, बट द एग्जाम इज सेम. सो आप होमवर्क डाइनिंग टेबल पे बैठ के करो, स्टडी टेबल पे करो, गार्डन में बैठ के करो, या कहीं भी बैठो, बट होमवर्क तो होमवर्क है. So we've forgotten the concept of how normalcy is important here during boards. So board definitely हवा है जी. और वो हवा हमने बनाया है, तो उससे बाहर निकलने के लिए ही ये VNM की कोशिश है कि हम बात करें कि उसे अभी भी वक्त है कि उसे हवा अगर आपने घर में बना लिया है तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल कर दीजिए, क्योंकि अब नज़दीक है परीक्षा, तो घर का माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का होगा तो बहुत आसान होगा बच्चे के लिए और आपके लिए भी. आखिरी समय तक बच्चा पढ़ता रहता है, खुद डिसाइड करता है कि मैं पढ़ूं. और कई जगह ऐसा भी है कि पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं, देख तू रिवाइज कर ले, देख तू ये देख लेना, हाँ ये आपने देख लिया कि नहीं, ये लास्ट मोमेंट पे ये पढ़ लो. तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये कितना सही है, कितना गलत?
आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड एट ऑल बिकॉज इनफैक्ट मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, आप प्राइमरी सेक्शन में है या कॉलेज गोअर है या पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे, लास्ट मोमेंट पे कोई नया इन्फॉर्मेशन ब्रेन को ना ही दे तो अच्छा है. ओके. अननेसेसरी हम ये भी रिवाइज कर लेंगे, वो भी रिवाइज, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़, डोंट डू दैट. एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको जितने चौके छक्के मारने थे आपने मार लिए, जितना पढ़ना था पढ़ लिया. लास्ट डे पे माई ओनली जॉब हैज टू बी टू रिवाइज थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल. एक भी नया कॉन्सेप्ट नहीं. इनफैक्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम दैट पेरेंट्स उनका स्टडी स्किल्स थोपते हैं. जैसे 4 बजे उठो सुबह, 4 से 6 का जो समय है, नॉट नेसेसरी. कुछ बच्चों सबके को लिए वो समय नहीं होता है. सबका अलग है. किसी को रात को पसंद है. कोई स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे जिनको बहुत शांति होगी तो पढ़ नहीं पाएंगे. सो दे वांट अ लिटिल बिट ऑफ नॉइज, अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक अराउंड. सो लेट देम डिसाइड उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, पैटर्न क्या है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन सम पेरेंट्स, आप बोर्ड सेंटर्स के बाहर जाके देखेंगे कि बच्चा बैठा है 2 व्हीलर पे या तो गाड़ी में ऐसे, एंड द मदर इज रीडिंग कि ओके अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं पर ये सुन लो मैं जो बोल रही हूँ. एंड मोमेंट पे इतने फीड करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हैव अ बिलीफ कि यू विल बी फाइन एंड इट्स जस्ट अ बोर्ड. पर हम बहुत ज्यादा आइडियोलॉजीज को लेके रिजिड है कि ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते पढ़ते ही जाना है. जी, स्कूटर पे जाते हुए भी हमने पढ़ते हुए देखा है लोगों को. मैंने काफी बच्चों को देखा, they'll hold a book and sit on the scooter. I don't know how is it helpful, but it gives that psychological satisfaction कि मैंने पढ़ा. जी जी. यानी बच्चे को वो हेल्प करता है? I don't think so. I don't think so. The more relaxed you are, the better your brain functions during exam. मैंने काफी बार देखा है, काफी बच्चे ना बड़ा प्राइड फील करते हैं इसमें कि मैं तो 3 रात से सोया नहीं हूँ, मैंने तो बहुत प्रिपेयर किया. नहीं, आप सोइए शांति से, नींद लीजिए. मैंने तो खाया भी नहीं है, मैंने पिया नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. लिव योर लाइफ. एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ इन डेथ. सो हम आराम नहीं करेंगे, हमारा दिमाग सही नहीं चलेगा, हमारा बॉडी बहुत फटीग फील करेगा, थकान फील करेगा. और ऐसे में अगर आपने 4 आंसर ज़्यादा पढ़ भी लिए तो नॉट नेसेसरी कि आपको याद रहेगा. सो इट्स बेटर टू स्टडी लिटिल बट स्टडी वेल एंड अंडरस्टैंड इट. हम रट्टा मारते हैं ना तो हमको एंड मोमेंट तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मुझे ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा. एंड देयरफॉर वी कीप रीडिंग. इसीलिए समझना जरूरी है, रट्टा मारना नहीं. कितना घंटा सोना चाहिए बच्चे को? मिनिमम आई थिंक 6 to 7 आवर्स तो बनता है. बिकॉज आप पढ़ पढ़ के ना, स्पेशली एट दिस डिजिटल एज, पहले क्या होता था हम सिर्फ पढ़ाई बुक्स में से कर रहे हैं. सो आईज को भी कहीं ना कहीं वो ब्रेक मिल जाता था. अब तो आप बुक्स में से भी पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, साथ साथ में आप जब स्कूल में से नोट्स आती है, क्लासेस में से नोट्स आते हैं जो कि आपको लैपटॉप में दिया गया है या फोन में दिया गया है. योर आईज आर टायर्ड. So for God's sake, just have a good sleep for 6 hours minimum, ताकि आपकी आंखें, आपका ब्रेन, आपका हर एक बॉडी पार्ट थोड़ा रिलैक्स्ड फील करे. वरना यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, लिखते लिखते दिल बी डूइंग लाइक दिस, दर्द कर रहा है, ये कर रहा है. व्हाट इज द पॉइंट? सो जस्ट रिलैक्स, हो जाता है. आराम से सोना है, जो मन करे वो खाना है और फिर परीक्षा देनी है. टेस्ट एंजाइटी, जिसमें आपने पीएचडी भी किया है, क्या है वो? टेस्ट एंजाइटी जनरली एग्जाम को लेके नर्वसनेस देखी जाती है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट कुछ लोगों में ना वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि वो एंग्शियस कुछ ज्यादा ही फील करते हैं. सो द बेसिक सिम्टम्स आर व्हेन यू फील ब्लैंक आउट कंप्लीटली. मतलब आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने छोड़ दी है एग्जाम के टाइम, बट स्टिल जैसे ही एग्जाम का बेल बजेगा एंड यू गो ब्लैंक. सो सडनली यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मेरे को कुछ आ क्यों नहीं रहा है. और एक बिलीफ हो जाता है कि ये तो बॉस मैथ्स अपने बस की बात नहीं है. सो हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है. काफ़ी स्टूडेंट्स को वॉमिटिंग हो जाती है एग्जाम से पहले, दे फेंट बिफोर एग्जाम्स, लूज मोशंस हो जाएंगे. एग्जाम से पहले सेल्फ हार्म आइडिया, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सारे टेस्ट एंजाइटी के सिम्टम्स हैं जो एग्जाम्स को लेके हमारा इतना नेगेटिव एटीट्यूड बना देते हैं दैट टू हैंडल एंजाइटी इज वेरी डिफिकल्ट. एंड देयरफॉर वी गेट अ लॉट ऑफ फोबिक पेशेंट्स आल्सो, जिनको एग्जाम का फोबिया हो चला है. तो अगर रेगुलर डे पे मैं आपको कुछ भी पूछ रही हूँ, पाइथागोरस के बारे में बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताओ, बच्चा चैंपियन के जैसे बताएगा. बट द मोमेंट मैं एक बेल बजाऊंगी, एग्जाम का माहौल क्रिएट करूंगी,
तो वो आंसर निकलना मुश्किल है उनसे. जी. So that is test anxiety. But the good news is we can unlearn it and relearn it. मतलब वो रिवर्सिबल है, हम उसे ठीक कर सकते हैं. वही सवाल था मेरा कि जी. कैसे, यानी निकले कैसे बच्चा अगर उसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो क्या करें? You know, one thing I don't know, मेरे को ये खुद बताना चाहिए कि नहीं, बट मैंने एक टूल बनाया है. इट्स अ टेस्ट एंजाइटी इन्वेंट्री. 90 क्वेश्चंस है उसमें, जिससे कि अगर बच्चा उसका टाइम लिमिट में आंसर दे पाता है, एक रेटिंग स्केल जैसा है, उससे हमें ये आइडिया आ जाता है कि बच्चा माइल्ड टेस्ट एंजाइटी में है, मॉडरेट फील कर रहा है या फिर सीवियर फील कर रहा है. तो आजकल मैंने क्या स्टार्ट किया है, थैंक्स टू द एंटायर एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस, मेनी प्रिंसिपल्स ऑल्सो, वी स्टार्टेड यूजिंग दिस टूल. अभी वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो अपना है उसमें से भी हमको काफ़ी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है. सो हम क्या कर रहे हैं, 7th 8th से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. सो जैसे ही हमें हल्का सा आइडिया आ जाता है कि ये सीवियर टेस्ट एंजाइटी इनको हो सकती है, हम पहले से उनको ट्रेन कर सकते हैं टू हैंडल दैट लेवल ऑफ एंजाइटी. बिकॉज ये बच्चे खाली एग्जाम्स नहीं, लाइफ का कोई भी बड़ा इवेंट या चेंज एक्सेप्ट करना ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट होगा. जी जी जी. सो हमें लगता है कि अरे एग्जाम की तकलीफ नहीं, एग्जाम नहीं, रिलेशनशिप में भी अगर कोई चेंज है या ब्रेकअप हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, लाइफ में कोई भी बड़ा इवेंट ये बच्चे को एंग्शियस फील कराएगा ज़्यादा. सो देर आर मेथड्स, देर आर साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक्स जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं. इट्स ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड. मैंने 5-6 साल तक सिर्फ यही किया PhD में, टू ट्राई एंड सी कि कौन सी मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. बट इट्स रिवर्सिबल एंड मैनेजेबल. सो द ओनली थिंग इज बच्चा आना चाहिए हेल्प के लिए. अगर एक बार वो आ गया तो हम उसे आराम से ट्रीट कर सकते हैं. तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं. अगर आप ऐसा फील करते हो, हम तो दुआ करें कि ऐसा कोई भी फील ना करे, ये परेशानी आपको ना आए, मगर ऐसा कुछ फील करते हैं तो बेझिझक डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये ना सोचे कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे. वो सब साइड पे रखें और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है. आपने पेरेंट्स की बात की कि वो किस तरह का घर में व्यवहार होता है, बच्चों को प्रेशर भी देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बच्चों को टोका जाता है कि पढ़ाई करो, इतना घंटा पढ़ाई करो. उसी के साथ साथ जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो होते हैं शिक्षक. तो शिक्षक का व्यवहार कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, और कैसा व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का ताकि बच्चा परेशान ना हो और अपने आप को शिक्षक भी मोटिवेट करे और बच्चा खुद भी मोटिवेट हो. True, I completely agree. In fact, this is a very beautiful point because बच्चा as a product जो भी है, it's a byproduct of टीचर का एटीट्यूड, पेरेंटल बिहेवियर, फ्रेंड्स का कितना कैसा माहौल है, उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया में क्या चल रहा है, फोन पे फ्रेंड्स कैसे है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है. सो टीचर्स आर डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ. आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर का लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है. बिकॉज कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते कि एज अ गुरु आपका काम है कि आपके पास जो भी टाइप का बच्चा है आप हाथ पकड़िए, गाइड कीजिए एंड बाहर लाइए रोशनी की तरफ. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज विथ ऑल लव एंड रिस्पेक्ट, कभी कभी ना ऐसा होता है कि टीचर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं और ऐलान हो जाता है डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल ये 3-4 बच्चे जो है बड़े स्मार्ट है, ये टॉप करेंगे देखना. ये जो 2-3 बच्चे हैं, ये एक बच्चा ये तो इतना डफर है कि ये पास हो गया तो पार्टी मैं दूंगा. ओके, दिस इज नॉट द राइट वे. आई नो टीचर्स को बहुत आइडिया आ जाता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस की वजह से, बट स्टिल द लैंग्वेज दैट यू यूज, यू आर सपोज टू मोटिवेट. एंड मोमेंट पे एक पेप टॉक अगर टीचर का है, टीचर को खाली उतना कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है कि बॉस आई ट्रस्ट यू, और मुझे पता है कि आप तो एज अ स्टूडेंट पास होने ही हो. आपको शायद खुद पे डाउट है बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू. सो दैट इन इटसेल्फ वुड बी सो ब्यूटिफुल. इनफैक्ट इट वुड बी हेल्पफुल. बट हम क्या करते हैं ना, कभी कभी टीचर्स थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस टीचर्स हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग 100 days to go.
99 days to go, 98 days to go. अरे जंग थोड़ी लड़ने जा रहे हैं, इट्स एन एग्जाम, लेट्स सेलिब्रेट इट. बट हमारा लैंग्वेज, हमारा जो एक होता है ना कि डिसीजन कि ये बच्चा ऐसा है, हम एलिगेशन ही लगा देते, वो गलत हो रहा है. वो गलत हो रहा है. तो जो बच्चा है उसे अगर आपको ऐसा बिहेवियर उसने फेस कर लिया है, हो चुका है, अब तो उसको एग्जाम देने जाना है, तो उस बच्चे को आप कैसे मोटिवेट करोगे, क्या कहोगे आप? You know, for kids, I'd really like to share one thing कि बॉस ये इंडिया है, यहाँ पे एग्ज़ाम देने की हमको बचपन से आदत है. मतलब शायद हम पहला वाला हैप्पी बर्थडे बाद में मनाते हैं, पहले एग्जाम देते हैं कि भाई 11th मंथ में अभी तक चला क्यों नहीं, राइट टाइम क्या है चलने का, राइट टाइम क्या है बोलने का. मतलब बचपन से एग्जाम चल रही है हमारे. अरे 11 महीने का हो गया, वो बोल क्यों नहीं रहा. एंड देन पेरेंट्स का जो कंपैरिजन वाला भी एटीट्यूड होता है कि उसका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है. सो यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, वन ब्यूटीफुल थिंग इज कि हम ना थोड़े रॉकेट प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हम स्टार्टिंग से कितना भी प्रिपेयर कर ले, कितने भी बढ़िया नोट्स बना ले, क्लासेस अटेंड कर ले, लेकिन रॉकेट में जब तक आग नहीं लगती नीचे हम उड़ेंगे नहीं. और रॉकेट के अंदर आग तो लास्ट वीक 10 days में ही लगती है, जो हमारे पास अभी भी है. सो कोई डैमेज नहीं हुआ है जो डैमेज कंट्रोल करना पड़े हमको, बट ये 10 days हाउ इफेक्टिवली कैन वी यूज इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी कैन मेक अ टाइम टेबल, आप आपकी लर्निंग स्टाइल पता कीजिए कि यूर एन ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर, आपको किसी का बोला हुआ याद रह रहा है तो फटाक से वो टॉपिक यूट्यूब पे डालिए और सुनना स्टार्ट कर दीजिए. आप कुछ भी कर रहे हैं काम, साथ में सुनते रहिए कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, या एसएस के ये चैप्टर में क्या हुआ, या केमिस्ट्री में क्या चल रहा है. ट्राई टू लिसन. इफ यूर अ विजुअल पर्सन, स्टार्ट रीडिंग अ लिटिल, स्टार्ट मेकिंग नोट्स. काइनेस्थेटिक है, पॉइंट्स बनाइए. सो आपका लर्निंग स्टाइल पता कीजिए एंड एग्जाम एज अ कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा ट्रिवियलाइज कीजिए. ट्रिवियलाइज मतलब कि उसको उतना भी बड़ा हुआ मत बनाइए. एग्जाम का मतलब है, यू नो, इफ यू चेक बैक टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टेस्ट फॉर नॉलेज. आपका नॉलेज का टेस्ट है ये, और ये तो एक बहुत बढ़िया बात होनी चाहिए ना. सो अगर मैं आपको कितना पहचानती हूँ वो प्रूव करने के लिए मुझे 10 मिनट बकायदा कोई पेपर और पेन दे रहा है, बेल बजा रहा है, तो मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि चलो इस बहाने मैं आपको बता पाऊँ कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ यू एंड हाउ मच डू आई नो अबाउट यू. सो थिंक ऑफ एग्जाम्स एज एन अपॉर्चुनिटी. इट्स नॉट अ बैटल फील्ड, हम जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं. और अपने दिमाग से ये स्कोर करने का बहुत ईगल पर्सपेक्टिव जो होता है, जैसे आजकल बच्चे बड़ा सोच लेते हैं कि 10th में हूँ, अगर मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, तो 12th में तकलीफ होगी, तो IIM, IIT. अरे बाबा रिलैक्स. ईगल व्यू इतना भी जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है. आप खाली आज का सोचिए, आज का टारगेट क्या था, आज कितना अचीव किया, मोर देन इनफ. सो आप 40% लाइए, आप 90% लाइए, जाना तो एक सेमेस्टर आगे ही है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अचीव मार्क्स, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ. इट्स नॉट यू नो बहुत ज़्यादा हुआ बना के हमारी जिंदगी कुर्बान करने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स को क्या कहोगे? पेरेंट्स को ना मैं ये कहूँगी कि मैडम मंसूर प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एग्जाम्स वाला माहौल है ना, इट्स मोर लाइक अ मैराथन. इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस कि बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, बच्चा सेकंड आया कि नहीं, उसका बच्चा सेकंड आ गया, मेरा बच्चा सेकंड लास्ट आया. इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन. आप अगर काफी बच्चे मैंने देखे 10th में फर्स्ट आ जाते, 12th में आता पता ही नहीं है, कॉलेज तक तो बिल्कुल ही गायब है, एटी है सारी. इट्स नॉट वन डे रेस, इट्स मोर लाइक अ जर्नी. एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द प्रोसेस. डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बहुत जल्दी नहीं करनी है. सो एंजॉय द प्रोसेस एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स. उसको इतना नेगेटिव माहौल घर में मत बना दीजिए. अच्छा खासा खाना खाइए, गाना बजाइए, दिन में 10 मिनट तो ब्रेक बनता है. बिग बॉस में भी कितनी लड़ाई झगड़े होते, पर सुबह तो गाना बजा के उठाते हैं वो लोग. सो आई नो माई मॉम टॉकिंग अबाउट दिस. सो यू नो आई रिमेम्बर जब मैं एग्जाम देती थी, हम जब वापस आते थे, मेरी मॉम अगर पेपर ठीक ठाक गया, बहुत अच्छा नहीं गया, मेरी मॉम एक लंबा चक्कर मार के घर पे लाती थी, और जो हो गया, नेक्स्ट क्या हाल है, जैसा भी गया पेपर. सो हैंगओवर मत रखिए किसी चीज़ का कि पहला पेपर अच्छा नहीं गया, अब क्या करूँ, दूसरे का क्या करूँ, नहीं हो रहा है. So, जैसा भी जा रहा है एक एग्ज़ाम दीजिए, भूल जाइए, घर का माहौल अच्छा रखिए, और याद रखिए कि अपना बच्चा चैम्पियन है.
और कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा लाइफ में. एग्जाम कैन नॉट डिफाइन हिज लाइफ. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतनी अच्छी बातें करने के लिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी कि पेरेंट्स और शिक्षक इन दोनों का रोल इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो आपने बताया. और आज जिस तरह मैम बताकर जा रही हैं कि ये एग्ज़ाम है, नहीं कि जंग. हम कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं. तो बस नॉर्मल जितनी परीक्षाएं हमने अभी तक दी है, बस उसी तरह परीक्षा देनी है. और परीक्षा के बाद में उस पेपर को भूल जाना है कि हमने क्या लिखा, कहाँ तक लिखा, कैसा लिखा, वो भूल जाइए. नेक्स्ट डे की तैयारी कीजिए और अभी जो समय है उसे बहुत ज़्यादा खुश होकर एंजॉय करिए कि ये जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसे समझना है. उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आपको एंजॉय करके ही परीक्षा खंड में जाना है, नहीं कि प्रेशर में रह के. आप जब बहुत खुशनुमा माहौल के साथ परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, ना आप ब्लैंक हो जाते हैं, ना ही कोई ऐसा प्रेशर आता है कि नहीं मैं नहीं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगा. और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि ये 2 साल में आपका राइटिंग हैबिट जो बहुत ज़्यादा पुअर हुआ है, उसकी प्रैक्टिस अभी भी वक्त है, वो करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको वो शिकायत ना रहे कि मैं लिख नहीं पाया या लिख नहीं पाई. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. VNM पर खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए आप बने रहें हमारे साथ. VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें. OTT प्लेटफॉर्म पर दिन भर हम खबरें लेकर आप तक पहुंच रहे हैं. ऐसी खास चर्चा, अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं gayatri@vnmtv@gmail.com पर. नमस्कार.